राम राम सभी को। हमारा जन्म किस ग्रह की दशा में हुआ है, वह ग्रह हमारी जन्म कुंडली किस भाव का स्वामी है, किस भाव में प्लेस्ड है और किस प्रकार के योगों का निर्माण करता है, इसी के आधार पर हमारा पूरा जीवन निर्धारित होता है। हमें अपने जीवन में कितनी सक्सेस मिलेगी, कितने अचीवमेंट्स मिलेंगे या कितना स्ट्रगल मिलेगा, यह सब कुछ जन्म दशा पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि जन्म दशा ही एक सोर्स है जो कि हमें हमारे जीवन में समय समय पर विभिन्न प्रकार के फल प्रदान करेगी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई मेरी कुंडली में इस समय इस भाव के स्वामी की दशा चल रही है, इस ग्रह की दशा चल रही है, तो मेरे कैसे फल होंगे। मैं जब भी किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण करता हूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि व्यक्ति का जन्म किस दशा में हुआ है और वह ग्रह जन्म कुंडली के किस भाव का स्वामी था। क्योंकि जो जन्म का दशा स्वामी है उसी को आगे की दशाओं को कंट्रोल करना है। मान लीजिएगा आपका जन्म लग्नेश की दशा में हुआ, आपका लग्नेश शुक्र है, तो शुक्र के बाद आपकी कुंडली में दशा आएगी सूर्य की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बली नहीं है तो निश्चित सी बात है कि आपकी मानसिक स्थिति आपके जन्म के समय बहुत अच्छी नहीं थी। आपको बहुत अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा माइंडसेट नहीं मिलेगा। क्योंकि इस लाइफ में जो भी कुछ है वो सारा का सारा गेम माइंडसेट का है। किसी व्यक्ति का पॉजिटिव माइंडसेट है तो उस व्यक्ति को लाइफ में पॉजिटिव अचीवमेंट्स मिलते हैं। किसी व्यक्ति का नेगेटिव माइंडसेट है तो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में नेगेटिव ही लोग मिलते हैं, नेगेटिव ही थॉट्स उस व्यक्ति की आती हैं। तो ये तो एक बेसिक सी बात है कि हमारा माइंडसेट ही हमारी सक्सेस और हमारे फेलियर का एक सबसे बड़ा रीज़न है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के जीवन में सही समय पर सही दशाएं आ जाए तो वह उसके लिए एक राजयोग का कार्य करता है, किंतु आपके जो जन्म का दशा स्वामी है वही तो निर्धारित करेगा ना कि आपके जन्म के बाद किस समय किस ग्रह की दशा आ रही है और वह ग्रह आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। तो इसलिए सही दशा में जन्म लेना ही व्यक्ति के लिए अपने आप में एक वरदान है। आप देखेंगे जो भी लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनका जन्म ही एक ऐसे ग्रह की दशा में हुआ होता है जो ग्रह उनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और आप देखेंगे जिन लोगों ने अपने जन्म ग्रह की दशा से संबंधित अपने जीवन में कोई कार्य किया है वही लोग अपने जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच पाए हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 9th लॉर्ड की दशा में हुआ है, अब 9th हाउस क्या सिग्निफाई करता है कि 9th हाउस दिखाता है कि आपको कंसल्टेंसी से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना है, आपको धार्मिकता से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना है, आपको टीचिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना है। और ऐसा व्यक्ति चला जाए आर्मी में या ऐसा व्यक्ति बिजनेस करने लगे तो आप देखेंगे उस व्यक्ति को अचीवमेंट्स प्राप्त होंगे ही नहीं। जन्म दशा ही ये निर्धारित करती है कि आप अपने जीवन में किस लेवल पर जाकर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि जन्म दशा ना, अभी जन्म दशा के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जन्म दशा जो हमारी आज की पेंडिंग जन्म दशा है वह हमें हमारे पूर्व जन्मों से कैरी होकर मिलती है। अर्थात पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें हमारे किसी दशा में जन्म मिलता है और वह दशा ही हमें आगे के फल देती है। अब एक बात यह भी आती है कि जन्म किसी द्विस्थान की दशा में हो गया। अब देखिएगा मेरी अगर वीडियोस आपने पहले भी देखी हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि जन्म कुंडली का कोई भी हाउस कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं। सामान्यतः ज्योतिष कहते हैं कि 6, 8, 12 नेगेटिव हाउस होते हैं, किंतु जिन्होंने मेरी 6, 8, 12 की वीडियोज़ देखी है मैंने बहुत लॉजिकली उनसे कहा है कि 8 हाउस कुंडली का सबसे शुभ फल देने वाला भाव है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 8 हाउस दुख का भाव है, मगर मैं कहता हूं कि 8 हाउस सबसे बड़ा सुख देता है। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सुख कब मिलता है? व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सुख जब मिलता है जब उसको सफलता की प्राप्ति होती है या फिर बिना कुछ मेहनत करे उसको लाइफ में कुछ मिल जाए। तो 8 हाउस क्या है? 8 हाउस एक ऐसी इनकम को भी दिखाता है जिसके लिए आपने प्रयास ही नहीं किया। जैसे कि विरासत में कोई प्रॉपर्टी आपको मिल गई, आपने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया किंतु मिल गई। 8 हाउस दिखाता है सडन गेन, कि आपने कोई टिकट खरीदा लॉटरी का और आपकी लॉटरी लग गई तो सडनली आपके पास पैसा आ गया। 8 हाउस दिखाता है डॉरी को, मान लो आपकी शादी हुई, किसी ऐसे परिवार में आपकी शादी हो गई, किसी ऐसी लड़की से आपकी शादी हो गई जो कि बहुत बड़ा दहेज लेकर आई,
तो आपको बिना मेहनत के उसने बहुत सारा कुछ दे दिया। तो 8th हाउस ने आपको बहुत कुछ दिया। अब जैसे कि 8th हाउस रिसर्च का हाउस है, रिसर्च में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई, ठीक है। सेम 6th हाउस कंपटीशन का हाउस है। तो आप देखेंगे जिन लोगों का जन्म 6, 8, 12 की दशा में भी हुआ है, मान लीजिएगा 1, 5, 9 की दशा को नॉर्मली लोग अच्छा मानती हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 6, 8, 12 की दशा में भी हुआ और उन्होंने 6, 8, 12 हाउस से रिलेटेड कोई काम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया, अपने जीवन को उसी हाउस से रिलेटेड किसी काम में समर्पित कर दिया, तो वो लोग अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। किसी व्यक्ति का जन्म 8 हाउस की दशा में हुआ और वो व्यक्ति डॉक्टर बन गया, तो वो देखेंगे ऐसे पीक पर जाकर अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स प्राप्त करेगा कि पूरी दुनिया उसके नाम को, उसके काम को फॉलो करेगी। तो इसलिए जन्म दशा जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब भी किसी कुंडली को देखें तो देखें कि इस व्यक्ति की जो जन्म दशा है वो कितनी स्ट्रांग थी, जो जन्म दशा का स्वामी था वो कितने बड़े राजयोगों का निर्माण कर रहा था, और वर्तमान में इस व्यक्ति ने जो भी अपना लाइफ स्टाइल बनाया है, अपना जो भी प्रोफेशन बनाया है, वो उस जन्म दशा से कितना मेल खाता है। अगर वो मेल नहीं खाता ना, तो कितनी भी कोशिश कर ले व्यक्ति लाइफ में सक्सेसफुल होगा ही नहीं। अब कोई व्यक्ति 5th लॉर्ड की दशा में जन्म लिया है, या दशा स्वामी का किसी तरह से 5th हाउस से संबंध बन रहा है, और वो व्यक्ति ना टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, ना आर्ट इंडस्ट्री में जाना चाहता है, ना स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को सक्सेस ही नहीं मिलेगी। क्योंकि 5th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस है वो है टीचिंग लाइन है, आर्ट इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स है। अब वो करना चाहता है बिजनेस, तो जन्म दशा जब वो सपोर्ट ही नहीं कर रही तो आगे की दशा कैसे करेंगी। तो सीधी सी बात है, जन्म दशा को देखिएगा और उसके बाद कोई कार्य कीजिएगा। अब देखिएगा, ओशो का जो जन्म हुआ वो 8 हाउस के स्वामी की दशा में हुआ। आप ये जो कुंडली देख रहे हैं ये ओशो की कुंडली है, ठीक है। ओशो वर्तमान युग के सबसे बड़े दार्शनिक विचारधारा के सबसे कुशल वक्ता और सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा सुने और पढ़े जाने वाले व्यक्ति हैं। ओशो के बारे में ये फैक्ट है कि ओशो को जिसने एक बार पढ़ लिया, जिसने एक बार सुन लिया, वो उनका फ़ैन हुए बिना नहीं रह सकता। और एक फैक्ट ये भी है कि आज के समय में जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी लोग मेडिटेशन की दुकान चला रहे हैं, जितने भी लोग कथा वाचन की दुकान चला रहे हैं, ये सारे के सारे ओशो को पढ़कर ही अपना तर्क स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये भी फैक्ट है कि अगर इनसे पूछोगे कि ओशो के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो वो मंच पर बैठकर गाली भी देंगे। क्योंकि एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है कि एक व्यक्ति ने इतने छोटे से जीवन में इतना कुछ बोल दिया और इतना लॉजिकली बोला कि आपके पास सहमत होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। ओशो उस समय में फेमस हुए जिस समय में सोशल मीडिया नहीं था। उस समय में उनकी इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग थी, जिस समय एक खबर को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता था। आपने आज कोई चिट्ठी लिखी तो उसको 1 हफ्ता लगे या 1 महीना लगे, कोई गारंटी नहीं थी। ओशो उस समय फेमस हुए जिस समय कैमरा इतने महंगे थे कि किसी व्यक्ति की वीडियो बनाना बहुत महंगा काम था, किसी की रिकॉर्डिंग करना बहुत महंगा काम था। आज तो ये सारी चीज़ें सुलभ है। अगर आज के समय में ओशो जैसा व्यक्ति हो जाता ना, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ही ओशो में हो चुकी होती है। हाँ, ओशो का विरोध करने वाले वो लोग भी हैं जिन्होंने ओशो को पढ़ा तो है नहीं, मगर ये सुन लिया कि ओशो ने संभोग से समाधि एक किताब लिखी है, या ओशो संभोग के बारे में, काम के बारे में बहुत बोलते थे। जिन्होंने सुनी सुनाई बातें कर ली वो भी ओशो का विरोध करते हैं। और अक्सर पुजारी टाइप के जो लोग होते हैं या रूढ़िवादी टाइप के जो लोग होते हैं वो भी ओशो का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। अब कुल मिला के जो भी है, ठीक है, मैं तो ओशो का फ़ैन हूँ, ठीक है। अब कुल मिला के जो ओशो के फ़ैन नहीं भी हैं, सीधी सी बात है, ओशो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो क्यों वो इतने फेमस थे? तो देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि आपके जन्म की दशा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ओशो का जन्म हुआ था 8 हाउस के स्वामी की दशा में, गुरु की दशा में ओशो का जन्म हुआ।
8th हाउस को मोक्ष त्रिकोण का अंग माना गया है। और 8th हाउस को, जैसे कि मैंने कहा, कि ये रिसर्च का हाउस है, ये ज्ञान का हाउस है। जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली का 8th हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक कोई व्यक्ति आध्यात्म में उन्नति ही नहीं कर सकता। देखिए, मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव होते हैं, 4, 8 और 12। इन तीनों हाउसेस में से 8 एंड 12 हाउस, ये 2 हाउसेस ऐसे हैं जो कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर एक्टिव हैं तो ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि वो समाज सेवा के लिए बहुत कार्य करता है, निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, और उसकी कुंडली के 8 भाव में या 12 भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो आप मान लीजिएगा वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और उसकी कुंडली के 8 भाव में या 12 भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो मान लीजिएगा कि उसकी डिग्री फर्जी है, या फिर वो सेवा भाव से डॉक्टरी ही नहीं कर रहा। क्योंकि सेवा भाव के जो भाव है ना, वो कुंडली के 8 और 12 भाव ही हैं। समाज को जिन्होंने भी कुछ दिया है निस्वार्थ भाव से, समाज में जिन भी लोगों ने नेम फेम कमाया है जन सेवा के माध्यम से, उनकी कुंडली के 8 एंड 12th हाउस एक्टिव मिलेंगे। क्योंकि 8th हाउस आपको रिसर्च देता है, 8th हाउस आपको डीप थिंकिंग देता है, 12th हाउस आपको सेल्फलेस होने की शक्ति देता है। हालांकि तीनों मोक्ष त्रिकोण है। अब आप कह सकते हैं कि मैं 4th हाउस को क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि 4th हाउस ना कहीं आपको कंफर्ट से भी जोड़ता है। मोक्ष त्रिकोण का भाव है, मोक्ष की भावना, समाज सेवा की भावना होती है, किंतु ये लोग अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आ पाते। समाज को वही व्यक्ति कुछ दे सकता है जिसके अंदर वैराग्य हो, जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता हो। अब 8th हाउस के बारे में ऐसे कहते हैं ना, दुख का भाव है, पीड़ा का भाव है, निसंदेह दुख और पीड़ा का भाव है। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु को दिखाता है, क्योंकि ये मृत्यु के बाद के ज्ञान को दिखाता है। तो जिस व्यक्ति ने पीड़ा का अनुभव नहीं किया, जिस व्यक्ति ने मृत्यु का अनुभव नहीं किया, जिस व्यक्ति ने इस शरीर से बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं किया, जिस व्यक्ति ने जीव मात्र को नहीं जाना, जिसने अपने शरीर भाव को नहीं त्यागा, वह व्यक्ति कभी भी समाज को कुछ दे नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने रिसर्च करने के लिए अपना जीवन नहीं समर्पित किया, वह व्यक्ति समाज को कुछ दे ही नहीं सकता। इसलिए 8th हाउस की दशा में आप देखेंगे, सामान्य लोग भी जब भी, ठीक है, किसी व्यक्ति का 8th हाउस के लॉर्ड की या 8th हाउस से कनेक्टेड किसी प्लैनेट की दशा में जन्म ना भी हो, तो एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली में भी जब भी 8th हाउस के लॉर्ड की दशा आएगी, तो वह व्यक्ति आध्यात्म की तरफ, जन सेवा की तरफ, ऑक्कल्ट की तरफ, ज्योतिष की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ, रिसर्च की तरफ अपने आप ही झुक जाएगा। आप अपनी अपनी कुंडली में देखना कि आपकी 8th हाउस के स्वामी की दशा कब आई थी। आप देखेंगे उस समय में आपका ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में या रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा रुझान हो गया होगा। 99% लोग ज्योतिष में तभी आते हैं, क्योंकि अभी हमारा ज्योतिष का चैनल है तो हम ज्योतिष के ऊपर बात करते हैं या अध्यात्म के ऊपर बात करते हैं। 99% लोग ज्योतिष में, अध्यात्म में, मेडिटेशन में तभी आते हैं जब उनके 8th हाउस के स्वामी की दशा शुरू हो। 8th हाउस के स्वामी की दशा का शुरू होना अर्थात आपका स्वयं से मोह भंग होना। क्योंकि ज्योतिष में भी ना, देखो मैं ज्योतिष में भी ना डीप ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, मैं आजकल के ये इंस्टा वाले एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उपाय वाले एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी वालों की और वास्तु वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो केवल पैसा बनाने के लिए, या लाल किताब वालों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पैसा बनाने के लिए कुछ से कुछ, कहीं से कहीं बताए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ भी बेसिर पैर का उपाय बताएंगे, बेसिर पैर की बातें बताएंगे कि ग्रह इस भाव में बैठा है तो ऐसा हो जाएगा, मैं आपकी लाइफ ऐसे बदल दूंगा। मैं उस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो क्या है ना, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो तो क्या है, पैसा कमाना है। तो कोरोना के बाद या कोरोना के टाइम में कह लीजिएगा, लोग खाली बैठे थे और एस्ट्रोटॉक जैसी ऐप उभर कर आई, तो वहाँ पर उसको भुनाने के लिए इन लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। कोई रिसर्च नहीं, मेरी वीडियो कोई देखेंगे वहाँ से 2-4 लाइन उठाएंगे, किसी और अच्छे एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखेंगे वहाँ से 2-4 लाइन उठाएंगे, किसी किताब से 2-4 लाइन उठाएंगे और उसको आके इंस्टा पर चेप देंगे, अपने मन मर्जी के उपाय बता लेंगे। लोगों के डर का
फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों को वहम में डालकर फ़ायदा उठा रहे हैं। वर्तमान में मैं तो खुलकर बोलता हूँ, वर्तमान में जो ये वास्तुशास्त्री हैं, जितने भी वास्तुशास्त्री की बात करते हैं कि ईशान ऐसा और साउथ ईस्ट ऐसा और नॉर्थ ईस्ट ऐसा होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट वैसा होना चाहिए, ये केवल सारी फर्जी बातें हैं। जो न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं कि आपके मोबाइल में ये नंबर होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए, सारी की सारी फर्जी बातें। मैं 2016 से ये नंबर लेकर चल रहा हूँ, जिसमें 4 टाइम्स 7 आता है, और प्रभु की कृपा से मेरे जीवन में 2016 से ये नंबर मेरे पास है। 9 साल हो गए, मैंने नंबर चेंज नहीं किया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये सारी की सारी फर्जी बातें हैं। तो मैं इस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स की तो बात नहीं कर रहा। तो जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को एक डीप लेवल पर, थिंकिंग लेवल पर लिया है, या जिन्होंने सामान्य व्यक्ति जिसका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जागा है, वो 8 हाउस की दशा में ही जागा होगा। तो हम बात कर रहे थे कि ओशो क्यों इतने महान बने। तो सबसे पहले तो ओशो का जन्म ही एक ऐसे ग्रह की दशा में हुआ जो कि उनकी कुंडली के 8 भाव से संबंध रखता है, पहली चीज। और इनका अगर 8 भाव देखेंगे तो 8 भाव बहुत स्ट्रांग है। विपरीत राजयोग, तीनों के तीनों 6, 8, 12 के स्वामी इनके अष्टम भाव से संबंध रखते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई अष्टमेश तो अष्टम भाव से संबंध नहीं रखता, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गुरु और चंद्र के बीच में परिवर्तन है। गुरु और चंद्र के बीच में परिवर्तन होने से गुरु स्वयं से अष्टम भाव पर प्रभाव रखते हैं। द्वादश भाव का स्वामी मंगल वो इनके अष्टम भाव में आ गया, 6 लॉर्ड शुक्र इनके अष्टम भाव में आ गया, और गुरु भी यहाँ पर आ गया। तो तीनों के तीनों विपरीत राजयोग बनते हैं। 6, 8, 12 के स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी की दशा में इनका जन्म होता है। उसके बाद उन्होंने अपना जो पूरा लाइफ स्टाइल बनाया वो आध्यात्म को बनाया जन्म से ही, बचपन से ही वो ध्यान करते थे। तो यहाँ पर ये इनकी सक्सेस का बहुत बड़ा रीज़न बना। देखिएगा, जिस लेवल पर ओशो थे, इस लेवल पर व्यक्ति पूर्व जन्मों के संस्कारों से ही आ सकता है। कोई व्यक्ति, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि वो इस जन्म में अच्छी एस्ट्रोलॉजी सीख ले, संभव नहीं होता। या कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं इस जन्म में आध्यात्म के बड़े लेवल पर पहुँच जाऊँ, वो संभव नहीं। ये पूर्व जन्मों के संस्कार ही होते हैं। ओशो के बाद कोई दूसरा नहीं पहुँच पाया। ओशो से पहले जो लोग आध्यात्म में बहुत अच्छे लेवल पर आए, वो भी ओशो के लेवल पर नहीं थे। अब ओशो ने 18 उपनिषदों पर बोला, गीता दर्शन पर बोला, अष्टवर्ग महागीता पर बोला, पतंजलि योग सूत्र पर बोला, भैरव तंत्र पर बोला, योग पर बोला, पता नहीं किस किस विषय पर बोला। अब इतने छोटे जीवन में आपको क्या लगता है इतना कुछ उन्होंने पढ़ लिया होगा? आप एक उपनिषद उठाकर देखो, पढ़ने में कितना समय लगता है, समझना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने 18 पर बोल दिया। गीता को समझना बड़ी भारी बात है, अष्टवर्ग महागीता पर बोल दिया। तो क्या था, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। उनको, जो लोग पूर्व जन्मों के संस्कार साथ लेकर आते हैं ना, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से निकलता है। तो अष्टम भाव की दशा में उनका जन्म हुआ। अष्टम भाव के स्वामी की दशा में जन्म होना अर्थात जो ज्ञान था, जो रिसर्च थी, वो पूर्व जन्मों से कैरी होकर आई और उन्होंने उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ा लिया। तो ये बड़ा कारण हुआ उनके जीवन में इस लेवल पर सक्सेस पाने का। इसके बाद तीनों विपरीत राजयोग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अन्य योग भी अगर हम देखेंगे, नाड़ी के अगर योग बनाएंगे तो शनि गुरु का योग यहाँ पर बनता है, कर्म धर्म योग यहाँ बन जाता है। 9th और 10th हाउस के लॉर्ड यहाँ पर शनि है, वो अष्टम भाव में बैठ गए। 9th हाउस 10th हाउस, 9th हाउस अध्यात्म, 10th हाउस प्रोफेशन, वो 8 हाउस में बैठ गए, रिसर्च के हाउस में बैठ गए। तो 9th और 8 हाउस दोनों को रिसर्च से जोड़ दिया, तो वो सक्सेस मिल गई। इसके बाद 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने ही लाभ में बैठ गया, तो प्रोफेशन को लाभ दिया, उसने इनको सक्सेस दी। इसके बाद आप देखेंगे लग्नेश अगर जन्म दशा से संबंध बना ले, आपका लग्नेश मान लीजिए कोई भी हो, आपका लग्नेश मान लीजिएगा मंगल है और आपका जन्म हुआ है पंचमेश की दशा में, ठीक है, तो आपका लग्नेश पंचम भाव से या पंचमेश से किसी भी प्रकार से संबंध बना ले, तो ये भी अपने आप में एक राजयोग बन जाता है। क्योंकि आपके जन्म की दशा और आपका शरीर, क्योंकि लग्न क्या है, आपका शरीर है,
दोनों का संबंध बन गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लग्नेश शुक्र हैं वो भी अष्टम भाव में बैठे हैं। जन्म दशा अष्टम भाव की, कर्म अष्टम भाव से रिलेट हो गया। अपना पूरा जीवन उन्होंने अध्यात्म को समर्पित कर दिया, जन सेवा को समर्पित कर दिया। तो ये इनकी सक्सेस का बहुत बड़ा रीज़न बना। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में फेल हो ही नहीं सकता जिस व्यक्ति ने अपनी जन्म दशा को अपने पूरे जीवन के लिए एक माध्यम बना लिया हो, एक रास्ता बना लिया हो। इसके बाद आप देखेंगे गुरु की दशा में जन्म हुआ। अब आगे की जितनी भी दशा आएंगी, अब इनकी कुंडली में तो क्या है, सारे के सारे ग्रह अष्टम भाव में बैठ गए। तो इनकी तो जितनी भी आगे की दशा आएंगी वो सारी की सारी इनको अध्यात्म देंगी, ज्ञान देंगी। अब होता क्या है ना, जब सामान्यतः किसी एक हाउस से रिलेटेड अगर सारे ग्रह फल दे रहे हो ना, तो सामान्यतः माना जाता है कि कुंडली बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई या कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया। मगर आप देखेंगे अगर किसी एक हाउस से रिलेटेड बहुत सारे ग्रह फल दे रहे हों और व्यक्ति उस हाउस से रिलेटेड ही किसी प्रोफेशन में चला है, अपने जीवन का माध्यम उसी हाउस को बना ले, तो वो अपने आप में एक राजयोग कारक हो अपने आप में हो जाता है। क्यों, क्या हुआ, 8 हाउस में मैक्सिमम प्लैनेट है, 8 हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन में चले गए। तो जितनी भी दशाएं आएंगी, उपदशाएं आएंगी, अंतर आएंगे, भुक्ति आएंगे, जो भी लाइफ में आएगा वो सब उनको 8 हाउस की जो क्वालिटीज़ है वो देती जाएंगे। अब जब वो देती जाएंगे तो इनकी रिसर्च का लेवल, ज्ञान का लेवल अपने आप में ऊंचा उठता जाएगा। तो यहाँ पर इनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस दशा में इनके लिए ये अच्छा होगा या इस दशा में ये बुरा होगा। सारे के सारे ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, जन्म अष्टम भाव की दशा में हुआ है, तो जितनी भी दशा आएंगी वो अष्टम भाव का फल देंगी देंगी। अब जैसे मुकेश अंबानी की कुंडली भी आप देखेंगे मैक्सिमम ग्रह 6th हाउस में बैठे हैं। तो जीवन में जितनी भी दशाएं आएंगी वो 6th हाउस से रिलेटेड ही उनको फल देंगे। अब 6th हाउस से रिलेटेड फल किस तरह के होंगे, 6th हाउस से रिलेटेड फल क्या होंगे। अब 7th हाउस को क्या होता है, 7th हाउस को उस व्यक्ति का हाउस माना जाता है जिसके साथ आप किसी तरह का डीलिंग कर रहे हैं। तो मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस में हम किसी व्यक्ति के साथ कोई डीलिंग करेंगे, किस लिए डीलिंग करेंगे कि उससे कोई लाभ कमाए। तो 7th हाउस आपके बिजनेस पार्टनर का भी हो गया या जिसको आप कोई माल बेच रहे हैं उसका भी हो गया। अब 7th हाउस का लॉस, अर्थात मान लीजिएगा मैं मुकेश अंबानी का जियो का सिम ले रहा हूं, तो जो लग्न है वो मुकेश अंबानी हो गए और 7th हाउस में हो गया। अब मेरा जो लॉस है, यानी मेरी जेब से जब पैसा निकल कर जाएगा तो मुकेश अंबानी की कुंडली के 6th हाउस में आएगा, क्योंकि मेरा जो लॉस है 7th हाउस का जो लॉस है वो कुंडली का 6th हाउस है। अब जब मेरा कोई लॉस होगा, मेरी जेब से कोई पैसा निकल कर आएगा, तो वो किसका प्रॉफिट बनेगा, मुकेश अंबानी का बनेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि 6th हाउस ख़राब नहीं होता। तो 6th हाउस अगर बहुत स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ में आपको प्रॉफिट मिलते ही जाएंगे, आपके वेल्थ लगातार बढ़ते जाएंगे। तो मुकेश अंबानी की कुंडली में मैक्सिमम प्लैनेट 6th हाउस में बैठे हैं। तो जितनी भी दशा आएंगी, जितनी भी भुक्ति आएंगी, जितने भी अंतर आएंगे, जितने भी सूक्ष्म आएंगे, वो अधिकांश से 6th हाउस का रिजल्ट देंगे। और 6th हाउस का रिजल्ट देंगे तो कंटिन्यूसली उनके वेल्थ में इंक्रीजमेंट देंगे, उनके प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट देंगे। तो ये पावर होती है किसी हाउस के हाईली एक्टिवेट होने की और उससे रिलेटेड किसी बिजनेस में जाने की। अगर मुकेश अंबानी बिजनेस ना करके कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दें तो 6th हाउस क्या होगा, 6th हाउस वहां पर एक्टिव ही नहीं हो पाएगा, वो दूसरे से प्रॉफिट ले ही नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, वो अपनी लाइफ में किसी मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जिन लोगों का 6th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, 10th हाउस का संबंध बने और 7th लॉर्ड भी वहाँ पर संबंध बनाए, तो मैं ऐसे लोगों को अक्सर सलाह देता हूँ कि भाई आप बिजनेस कीजिएगा, क्योंकि आप दूसरे से पैसा बहुत अच्छी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए जब भी किसी कुंडली का विश्लेषण करें तो वहाँ पर ये देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किन हाउसेस की दशा है, वो दशा आपको आगे किस तरह का रास्ता दे रही है, आपके जीवन में किस तरह की समृद्धि दे रही है। हालांकि ओशो की कुंडली पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार। मैंने वहाँ पर पाराशरी की कोई रोल नहीं लिया, दशांतर दशा का कोई रोल नहीं लिया था। आज भी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं क्यों ओशो इतने फेमस हुए वो आगे की वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा। यहाँ पर मुझे केवल आपको जन्म दशा का जो पोटेंशियल है वो समझाना था, उस पर डिस्कस करना था। तो होपफुली आपने उस चीज़ को समझा होगा, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।